गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका इनोवेशन क्लासेज में। आज हम क्लास 9th का हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति में आगे बढ़ेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि किस तरह बास्तिल का पतन हुआ और फिर हमने कुछ आर्थिक कारणों पर चर्चा की थी जिसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है, हमने आर्थिक कारणों में ये चर्चा की थी कि फ्रांस की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वहाँ पर जो दैनिक खर्च होता था राजा का, या जो दैनिक खर्च की जो चीज़ें थी वो भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो फिर राजा ने क्या किया, बाध्य होकर कर को बढ़ाया, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत सुधार नहीं हुए। तो आज हम देखेंगे कि क्यों कर बढ़ाने के बाद भी राज्य की आय नहीं बढ़ी। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आय के साधन क्या थे राज्य के पास, राज्य के पास आय के साधन क्या थे। ठीक है, तो आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, फ्रांस में जो समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। स्टेट्स को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी होते हैं ना, जस्ट लाइक उसी तरह आप समझिए कि फ्रांस में क्या होते थे, स्टेट्स होते थे। ठीक है, और वहाँ की कर व्यवस्था ऐसी थी कि जिसमें से तृतीय स्टेट्स के लोग ही, या जो तृतीय स्टेट्स में जो लोग आते थे वही कर जमा करते थे। बाकी दोनों स्टेट्स को, यानी बाकी जो दोनों स्टेट में प्रथम और द्वितीय में जो स्टेट्स में जो लोग थे उनको कर से पूरी तरह से छूट प्राप्त थी। वे किसी भी प्रकार का कर राज्य को नहीं देते थे। तो आप स्वाभाविक सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि राज्य के पास आय के साधन काफ़ी कम थे। ठीक है, फ्रांस में ऐसी व्यवस्था क्यों थी? फ्रांस में समाज था, जब वहाँ पर सामंतवाद था करीब 14वीं या 15वीं शताब्दी में, तो उसी समय से वहाँ पर व्यवस्था बनी थी कि सामंतों को बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे। ठीक है, और सामंतवाद आप एक तरह से जैसे जमींदारी व्यवस्था होती है, जैसे हमारे यहाँ जमींदार होते थे ना, जस्ट लाइक उन्हीं जमींदारों को फ्रांस में या यूरोप में सामंत कहा जाता था। ठीक है, वे उनके पास बहुत ही अत्याधिक भूमि होती थी। ठीक है, और वे बड़े बड़े जमींदार होते थे, वे शहरों में रहा करते थे और गाँव में अपने नौकर चाकरों द्वारा खेती करवाते थे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ का अक्सर फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्राचीन राजतंत्र या पुरातन व्यवस्था। प्राचीन राजतंत्र या पुरातन व्यवस्था ये क्या है? 1789 के पहले के फ्रांसीसी समाज और व्यवस्था के लिए प्रयुक्त शब्द है। यानी 1789 के पहले फ्रांस में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा? तो प्राचीन राजतंत्र या पुरातन व्यवस्था। पुरातन मतलब पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही थी और जिसका 1789 क्रांति में जिसका पूरी तरह से उसका पतन कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा फ्रांस के समाज के विभाजन को देख लेते हैं। जैसे अभी हम बताया ना कि फ्रांस का जो समाज था 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है, प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। ये स्टेट्स क्या होता था? स्टेट्स एक तरह से श्रेणी होती थी। अपने बताया जैसे हमारे यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी होता है, उसी तरह फ्रांस में लोगों को उनकी हैसियत के हिसाब से 3 श्रेणियों में बांटा गया था और उस श्रेणी को, यानी श्रेणी को जो अभिव्यक्त करता था उसे क्या कहा जाता था? स्टेट्स कहा जाता था। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे क्रांति पूर्व समाज, फ्रांसीसी समाज में सत्ता व हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी, यानी वैसी श्रेणी थी जो लोगों के हैसियत को बताती थी, यानी समाज में उनकी स्थिति को दर्शाती थी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रथम स्टेट्स में कौन से लोग थे। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग आता था। पादरी, जैसे हमारे यहाँ पुजारी होता है ना मंदिरों में, उसी तरह फ्रांस में क्या होता है? चर्च होता है। चूँकि सभी लोग ईसाई थे, तो ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थान क्या होता है या पूजा स्थान? उसे चर्च कहा जाता है। ठीक है, और चर्च का जो पुजारी होता है उसे क्या कहते थे? पादरी। तो इनका अपना एक अलग समूह होता था और ये फ्रांस के समाज के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण माने जाते हैं उसी तरह। तो प्रथम स्टेट्स में पादरी आते थे, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन आते थे। कुलीन मतलब सामंत, बड़े बड़े जमींदार। ठीक है, इन्हें कुलीन कहा जाता था। तृतीय स्टेट्स जो कि सबसे बड़ा वर्ग था, इसमें मिली जुली श्रेणियाँ थी। जैसे इसमें कुछ लोग अमीर भी थे और कुछ लोग काफ़ी गरीब भी थे। जैसे
व्यापारी, वकील, क्लर्क, ये बहुत अमीर नहीं थे लेकिन फिर भी इनकी स्थिति काफ़ी हद तक ठीक थी। फिर किसान, कारीगर, किसान में कुछ बड़े किसान भी थे और कुछ छोटे किसान भी थे। कारीगर होते थे जैसे बढ़ई, लुहार, ऐसे। फिर छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर। भूमिहीन मजदूर कहने का मतलब जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती थी, ये सामंतों की भूमि में काम करते थे और अपना पेट पालते थे। उसके अलावा नौकर, जो सामंतों के यहाँ नौकरी करते थे या मजदूरी करते थे या उनके खेतों में काम करते थे। ठीक है, फ्रांसीसी समाज का विभाजन। अब देखिए, इसमें से प्रथम और द्वितीय स्टेट्स को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकार कहने का मतलब कि वैसे अधिकार जो सिर्फ इस स्टेट्स के नागरिक होने के बतौर मिलते थे इनको। वो तृतीय स्टेट्स को वो अधिकार नहीं दिए जाते थे। ठीक है, तो जैसे प्रथम स्टेट में जैसे पादरी था, पादरी वर्ग को यह अधिकार था कि वह जनसाधारण से कर वसूल कर सकता था। पादरी एक प्रकार का कर वसूल करता था जिसे क्या कहा जाता था? टाइद। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। कैसा कर था? धार्मिक कर था। उसी तरह द्वितीय स्टेट्स को भी अधिकार था और ये अधिकार देखिए जन्म से होते थे, ऐसा नहीं कि मतलब बाद में दिए जाते थे। ये अधिकार कैसे होते थे? जन्म के साथ इनको मिल जाते थे। लेकिन तृतीय स्टेट्स के पास इस तरह के कोई भी अधिकार नहीं होते। तृतीय स्टेट सिर्फ कर देता था। इसके अलावा हम एक चीज़ और देखेंगे, अगर हम फ्रांस की पूरी आबादी का अध्ययन करें जैसे फ्रांस में जो किसान थे करीब 90% थे। कितने? पूरी आबादी के 90% लोग क्या थे? किसान थे। लेकिन इनके पास भूमि बहुत ही कम थी। जबकि वहीं आप देखेंगे प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स के कुछ जैसे व्यापारी, वकील, क्लर्क, ये जो बड़े किसान थे उनके पास कुल भूमि का करीब 60% हिस्सा था। इसमें भी आप देखिएगा कि प्रथम स्टेट्स और द्वितीय स्टेट्स के लोगों के पास ही मैक्सिमम भूमि थी, लेकिन ये किसी भी प्रकार का कर नहीं देते थे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रांस के जो राज्य की आय थी वो क्यों कर बढ़ाने के बाद भी कम बढ़ नहीं रही थी। अपेक्षा की जितनी अपेक्षा की गई थी उतनी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि वहाँ पर कर देने वाले भी कम थे। अब भाई जितनी आय होगी उतनी तो कर दिया जाएगा। जो ज़्यादा आय वाले थे या जो जिनके पास ज़्यादा पैसा था वो किसी प्रकार का कर ही नहीं देते थे, और जिनकी आय काफ़ी कम थी सिर्फ वही कर देते थे। तो स्वाभाविक है कि आय क्या कर क्या होगा? कम प्राप्त होगा राज्य को। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि किस तरह से तृतीय स्टेट्स पर ही सारे कर का बोझ था। तृतीय स्टेट्स पर सारे कर का बोझ था, सिर्फ यही लोग कर चुकाते थे। बाकी कोई एकदम जन्म से अधिकार था कि उन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना, यानी राज्य द्वारा उन्हें कर से छूट प्रदान की गई थी। ठीक है, और हम आते हैं जैसे अभी हमने पढ़ा कि चर्च कौन सा कर वसूलता था? टाइद। चर्च क्या वसूलता था? टाइद, जो क्या था? एक धार्मिक कर था। क्या था? एक धार्मिक कर था। उसी तरह जो तृतीय स्टेट्स के और लोग थे ये राज्य को प्रत्यक्ष कर भी देते थे, जैसे टाइल। टाइल क्या था? एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? जो राज्य द्वारा सीधे वसूले जाते हों। जैसे हमारे यहाँ इनकम टैक्स, जैसे हमारे यहाँ जो लोग नौकरी करते हैं तो क्या करते हैं? सरकार को टैक्स देते हैं ना। कौन सा टैक्स देते हैं? आयकर या इनकम टैक्स। तो उसी तरह फ्रांस में जो कर सीधे राज्य द्वारा वसूला जाता था उसे क्या कहा जाता था? टाइल कहा जाता था। ठीक है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? सीधे राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर। उसी तरह कुछ अप्रत्यक्ष कर भी होते थे जिन्हें दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर राज्य द्वारा लगाया जाता था, जिनका लोगों को पता नहीं होता था, उसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ जितनी भी वस्तुएं मार्केट में मिलती हैं उन सभी पर किसी न किसी प्रकार का कर होता है जिसे हम अप्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? वैसा कर जिसे राज्य सीधे ना लेकर दूसरे माध्यमों से वसूलता है, जैसे दैनिक उपभोग की वस्तुओं जैसे नमक पर, तंबाकू पर आदि पर कर लगाकर। ठीक है, ये काफ़ी कॉमन एकदम नमक और तंबाकू है, चूँकि काफ़ी प्रचलित होता है ना, उसीलिए। ठीक है, अब हम एक दूसरे पहलू की तरफ ध्यान देते हैं। वो पहलू क्या है?
जीने का संघर्ष, यानी 1789 ईस्वी में फ्रांस के लोग जीने के लिए किस तरह संघर्ष कर रहे थे, हम उसके बारे में देखते हैं, इस पहलू पर चर्चा करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1715 में वहाँ की जनगणना हुई थी जनसंख्या की, तो जो जनसंख्या थी वो थी आपको 2.3 करोड़। कितनी थी? 2.3 करोड़। लेकिन ये जनसंख्या 1789 ईस्वी में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? करीब 50 लाख। यानी फ्रांस की जनसंख्या 1715 से 1789 तक आने में 50 लाख की वृद्धि हो गई। लेकिन जो उत्पादन था वो इस जनसंख्या के अनुपात से नहीं बढ़ा। जो उत्पादन होता था अनाज का वो इस जनसंख्या के अनुपात में सापेक्ष में नहीं बढ़ा। तो इससे क्या हो सकता है? सपोज कीजिए, आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं समझाना चाहता हूँ। जैसे पहले 100 लोगों के लिए 50 टन अनाज उत्पादित किया जाता था। कितने लोगों के लिए? 100 लोगों की जगह पर हम इसको कितना कह सकते हैं? जैसे मान लें 1 करोड़। कितना? 1 करोड़, ठीक है। लेकिन अब कुछ सालों बाद जनसंख्या कितनी हो गई? 2 करोड़। मान लीजिए जनसंख्या कितनी हो गई? 2 करोड़। तो ये जो उत्पादन है ये भी तो बढ़कर 100 टन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 100 टन। तब जाकर ना ये 2 करोड़ की जनसंख्या खा पाएगी। लेकिन फ्रांस में क्या हुआ कि जनसंख्या तो बढ़ गई लेकिन जो उत्पादन था उस अनुपात में नहीं बढ़ा कि उतनी जनसंख्या का भार वो सहन कर सके, ठीक है। दूसरी चीज, जो कामगार थे यानी जो मजदूर थे उनकी आमदनी कम होती जा रही थी, क्योंकि आमदनी कौन तय करता था? मालिक तय करते, कारखानों के मालिक तय करते थे और वे अपने हिसाब से आमदनी तय करते थे। महंगाई बढ़ती जा रही थी। अब अनाज कम होगा तो महंगाई तो बढ़ेगी। किसी भी चीज़ की कमी होगी तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। और आमदनी कम होती जा रही थी। तो इस स्थिति में क्या किया जाए? अधिकांश जनता जो थी पाव रोटी की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में थी, क्योंकि पाव रोटी खरीद नहीं पा रहे थे। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, मैं बार बार पाव रोटी की बात कर रहा हूँ। देखिए, जैसे हमारे यहाँ घरों में रोटी पकाई जाती है और हम लोग उसको खाते हैं, विदेशों में ऐसा नहीं होता है। यानी फ्रांस में उस समय ऐसा नहीं होता था कि घर में रोटी सबके बनती हो और वही रोटी लोग खाते हों। वहाँ पर बेकरी होती हैं, बेकरी में रोटी पकाई जाती है और जनसाधारण वहीं से रोटी खरीद कर खाता है। तो आप समझ सकते हैं कि पाव रोटी कितना इम्पोर्टेंट था। वहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ यानी लोगों का मुख्य भोजन क्या था? पाव रोटी ही था। और उसी की कीमतों में वृद्धि हो रही थी। हमने शुरू में भी पढ़ा था, स्टार्टिंग अपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि जनता किस चीज़ का विरोध कर रही थी? तो पाव रोटी की बढ़ती हुई कीमतों का विरोध कर रही थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाव रोटी की कीमतों में वृद्धि क्यों हुई थी। वृद्धि क्यों हुई थी? क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी और उस जनसंख्या के हिसाब से अनाज का उत्पादन फ्रांस के किसान नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। और लोगों के पास पैसा भी काफ़ी कम था। तो हम स्थिति इतनी बदतर हो गई थी 1789 ईस्वी में कि लोगों को एक जीने के लिए जो एक न्यूनतम जो एक भोजन चाहिए वो भी पाना मुश्किल हो गया था। और इसी को वहाँ पर क्या कहा जाता है? जीविका संकट। क्या कहा जाता है? जीविका संकट। यानी जब इतना भी भोजन ना मिल पाए जिससे जिया जा सके, यानी जीने के लिए जो न्यूनतम जो भोजन होता है वो भी नहीं मिल पाए, उसे क्या कहा जाएगा? जीविका संकट खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि अब आप लोग 1789 में फ्रांस की स्थिति क्या थी इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे कि भाई क्रांति का नेतृत्व किसने किया, क्रांति का मूल कारण क्या था। तो हम देखिए, क्रांति का जो मूल कारण था वहाँ की आर्थिक व्यवस्था थी, वहाँ का जो टैक्सेशन सिस्टम था वो था। और टैक्सेशन सिस्टम की सबसे बड़ी खामी क्या थी? वहाँ पर कर देने वाला वर्ग सिर्फ तृतीय स्टेट्स के लोग थे। प्रथम और द्वितीय स्टेट्स को जन्म से अधिकार राज्यों से करों से छूट दी गई थी, जो कि जिससे राज्य की आय जो थी बढ़ नहीं रही थी।
तो इसमें सुधार के लिए कौन आगे आया? हम देखेंगे कि आगे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो मध्य वर्ग था फ्रांस का, हमने देखा था तृतीय चर्च में कुछ लोग अमीर थे जैसे क्लर्क, वकील या जो बड़े जो किसान थे वो आगे आए। उन्होंने सामंती अधिकारों के पतन के लिए, उनको खत्म करने के लिए आंदोलन किया और एक तरह से कहा था कि क्रांति का नेतृत्व किया। तो हम अगले क्लास में देखेंगे, पढ़ेंगे कि मध्य वर्ग इतना मजबूत कैसे हुआ। ठीक है, ठीक है। आज इस क्लास की समाप्ति करते हैं, अगले क्लास में मुलाकात होगी।